हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। इस सेशन में हम डेली यहाँ पे यूपीएससी प्रीलिम्स रिलेटेड एमसीक्यूज़ को डिस्कस करते हैं और आज के सेशन में हम 12 फरवरी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूपीएससी प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, इन सारे क्वेश्चंस को ऑल्दो यूपीएससी प्रीलिम्स ओरिएंटेड रखे गए हैं, लेकिन फिर भी जो और डिफरेंट स्टेट लेवल पे अदर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन होते हैं उनमें भी आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो आइए देखते हैं आज कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि ये सारे क्वेश्चंस हमारी डेली 20 यूपीएससी एमसीक्यूज सीरीज़ का हिस्सा हैं इन द जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन। तो फर्दर अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो वो इस कोर्स को जाके चेक कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन पे और वहाँ पे जाके इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं बाय पेइंग अ वेरी नॉमिनल फीस। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन हमारा। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, in the context of स्वावलंबनी initiative, which of the following statements is are correct? स्वावलंबनी initiative के बारे में दो स्टेटमेंट हैं, आइए देखते हैं इसमें से कौन सी बातें सही हैं। The first statement here is, it aims to empower the female students in selective higher education institutions in the Northeast. क्या स्वावलंबनी इनिशिएटिव का पर्पज़ ये है कि फ़ीमेल स्टूडेंट्स को एम्पावर किया जाए सेलेक्टिव हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में? तो बिल्कुल सही है। स्वावलंबनी प्रोग्राम जो है उसका फोकस है कि फ़ीमेल स्टूडेंट्स को यहाँ पे एम्पावरमेंट प्रोवाइड की जाए, उनको एम्पावर किया जाए इन सेलेक्ट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। स्पेशली यहाँ पे सिर्फ नॉर्थ ईस्ट की बात हो रही है, जिसके अंतर्गत यहाँ पे उनको इसेंशियल रिसोर्सेज और मेंटोरशिप प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ परफेक्टली फाइन। सेकेंड है, द इनिशिएटिव इज एक्सक्लूसिवली फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स इन द रूरल एरियाज ऑफ द स्टेट। क्या इस इनिशिएटिव को सिर्फ और सिर्फ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए रखा गया है इन द रूरल एरियाज ऑफ द स्टेट? नो, क्योंकि ये जो इनिशिएटिव है ये सिर्फ रूरल एरियाज के लिए नहीं है। यहाँ पे फीमेल स्टूडेंट्स को टारगेट किया जा रहा है नॉर्थ ईस्ट के, और यहाँ पे दोनों ही अर्बन और रूरल सेटिंग्स की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहना कि सिर्फ रूरल एरियाज को फोकस हम कर रहे हैं, ये कहना गलत होगा। सेकेंड स्टेटमेंट आपका ठीक नहीं है, फर्स्ट बिल्कुल सही था। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, योर आंसर हियर इज ए ऑप्शन, ओनली वन। ओके, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2, रिगार्डिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आइए देखते हैं। द फर्स्ट वन इज, MG नरेगा guarantees 100 days of work per household annually। क्या महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के तहत 100 दिन का काम जो है वो गारंटी किया जाता है एनुअली? यस, डेफिनेटली आपने इसके फीचर्स में ज़रूर पढ़ा होगा कि इस स्कीम के तहत 100 दिन का गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे प्रॉमिस किया जाता है। ठीक है, सेकेंड है, द स्कीम वॉज लॉन्च्ड इन 2005 एंड इट इज़ इम्प्लीमेंटेड अक्रॉस ऑल स्टेट्स इन इंडिया। क्या इस स्कीम को 2005 में लॉन्च किया गया और ये फिलहाल सारे स्टेट्स में इम्प्लीमेंटेड है? येस, ऑल्दो फुल्ली ऑपरेशनल नहीं है, होता है ये बहुत सारे एरियाज़ में एट वन टाइम, लेकिन फिर भी ये इम्प्लीमेंटेड है डेफिनेटली सारे के सारे स्टेट्स में इंडिया के अंदर। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। थर्ड है, MG नरेगा इज़ फंडेड इंटायरली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट्स। क्या इसको सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट फंड करती है? नहीं, क्योंकि इसको सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट मिलके फंड करते हैं, ना कि इंटायरली सेंट्रल गवर्नमेंट फंड करती है। ठीक है, तो ये रॉन्ग हो गया आपका। एंड द फोर्थ वन इज, इफ वर्क इज नॉट असाइंड विद इन 15 days द एप्लीकेंट इज एंटाइटल्ड टू रिसीव एन अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। अगर 15 दिन के अंदर अंदर काम नहीं मिल रहा है तो जो भी एप्लीकेंट है उसको एक अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस यहाँ पे दिया जाएगा। क्या ये बात सही है? यस, क्योंकि अगर 15 दिन के अंदर वर्क असाइन नहीं किया गया किसी भी वर्कर को तो फिर वहाँ पे उस एप्लीकेंट को एक अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिया जाता है। और ये अलाउंस कितना होता है ये भी याद रखिएगा, जो मिनिमम वेज है फॉर द फर्स्ट 30 days जो उसको दिया जाना था उसका 1/4 उसको अलाउंस के तौर पे दिया जाएगा। तो डेफिनेटली ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? थर्ड वाला सिर्फ गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट मिलके फंड करते हैं, बाकी तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। द करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन, ओनली 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज, in the context of Skill India program, which of the following observations is are correct? Skill India program के बारे में यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स हैं, आइए इनको देखते हैं। The first one is, it was launched in 2015 under the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship। yes, इसको 2015 में लॉन्च किया गया था और इसकी देखरेख करती है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। असल में स्किल इंडिया प्रोग्राम के तहत 3 एग्जिस्टिंग स्किलिंग इनिशिएटिव्स को मर्ज कर दिया गया था। पहला यहाँ पे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0, सेकेंड है प्राइम मिनिस्टर नेशनल अप्रेंटिसशिप
प्रमोशन स्कीम, और थर्ड है JSS मीन्स जन शिक्षण संस्थान स्कीम। ठीक है, तो ये जो तीनों यहाँ पे इनिशिएटिव्स थे इनको इसके तहत मर्ज कर दिया गया था। ओके, और डेफिनेटली इसको 2015 में लॉन्च किया गया अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। पर्पस क्या था? वोकेशनल एजुकेशन को यहाँ पे इन्हांस करना और स्किल डेवलपमेंट को प्रमोट करना। ठीक है, नाउ सेकेंड स्टेटमेंट सेज द स्किल इंडिया प्रोग्राम इज डिजाइंड एक्सक्लूसिवली फॉर इंडिविजुअल्स एज्ड 18 to 30 ईयर्स। क्या इस स्किल इंडिया प्रोग्राम के तहत सिर्फ ऐसे इंडिविजुअल्स को टारगेट किया गया जो कि 18 से लेकर 30 साल के एज ग्रुप में आते हैं? नो, कभी भी अगर आप ऐसा कोई एकदम स्पेसिफिक वर्ड देखा करिए जैसे कि ओनली, सोरली, ऑल्सो, एक्सक्लूसिव, तो उसको ज़रूर ध्यान से पढ़ा करिए। ठीक है, तो ये कहना गलत होगा क्योंकि स्किल इंडिया प्रोग्राम लिमिटेड नहीं है टू द इंडिविजुअल्स 18 से 30 साल तक जो हैं, बल्कि ये एक ब्रॉडर एज रेंज को टारगेट करता है जहाँ पे जो इंडिविजुअल्स हैं वो 14 to 59 ईयर्स तक हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिक स्कीम। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सक्लूसिवली वर्ड गलत है और यहाँ पे जो एज ग्रुप दिया है वो भी गलत है। 18 से 30 साल नहीं होना चाहिए बल्कि 14 to 59 ईयर्स होना चाहिए। ठीक है, तो सेकेंड स्टेटमेंट आपका गलत है, फर्स्ट सही है। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। योर आंसर हियर इज ए ऑप्शन, ओनली 1। मूविंग टू फोर्थ क्वेश्चन, arrange the following Indian cultural elements in chronological order based on their inclusion in UNESCO's representative list of intangible cultural heritage। आइए देखते हैं आपको इन सारी चीज़ों को अरेंज करना है किस तरह से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कि कौन सी चीज़ पहले ऐड हुई यूनेस्को के रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में और कौन सी चीज़ बाद में ऐड हुई है। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट है यहाँ पे गरबा ऑफ गुजरात, ये सबसे लेटेस्ट है। अगर आपको याद हो 2023 में इसको हाल ही में इंक्लूड किया गया था। ठीक है, तो ये तो सबसे लेटेस्ट हो गया फर्स्ट वाला, और ऑप्शन भी आप देख सकते हैं कि फर्स्ट वाले को सबसे लास्ट में ही रखा गया है। ठीक है, तो ऑप्शंस भी बहुत अच्छे से बनाए गए हैं। सेकेंड है यहाँ पे दुर्गा पूजा इन कोलकाता, इसको 2021 में ऐड किया गया था यूनेस्को की लिस्ट में। फिर थर्ड है यहाँ पे कुंभ मेला, कुंभ मेला 2017 में ऐड हुआ था। और फोर्थ है योगा, योगा 2016 में ऐड हुआ था। ठीक है, तो असल में योगा से स्टार्ट होगा, योगा, देन इसके बाद कुंभ मेला, देन दुर्गा पूजा इन कोलकाता एंड देन गरबा ऑफ गुजरात, क्योंकि गरबा ऑफ गुजरात सबसे रिसेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्डर आपका हो जाएगा 4, 3, 2, 1। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, आंसर इज ए ऑप्शन। ओके, नाउ फिफ्थ क्वेश्चन इज with reference to the National Pharmaceutical Pricing Authority consider the following statement। आइए देखते हैं। फर्स्ट है NPPA is responsible for fixing the prices of all pharmaceutical products in India। क्या ये जो अथॉरिटी है रिस्पॉन्सिबल है सारे तरीके के फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को इंडिया के अंदर फिक्स करने के लिए, यानी उनकी प्राइस को सेट करने के लिए? तो नो, क्योंकि ये जो बॉडी है असल में रिस्पॉन्सिबल है सीलिंग प्राइसेस को फिक्स करने के लिए, लेकिन कुछ शेड्यूल्ड ड्रग्स के लिए जिनको आउटलाइन किया गया है इन द DPCO 2013, सारे के सारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी नहीं होती है। ठीक है, तो ऐसे सारे शेड्यूल्ड ड्रग्स जो कि ड्रग प्राइसेस कंट्रोल ऑर्डर 2013 के अंतर्गत रखे गए हैं, सिर्फ उनकी प्राइसेस को ये फिक्स करते हैं, सारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की बात नहीं होती यहाँ पे, तो ये गलत हो जाएगा। सेकेंड है इट रिक्रूट्स द ऑफिसर्स एंड अदर स्टाफ मेंबर्स ऑफ द अथॉरिटी एज पर द रूल्स एंड द प्रोसीजर्स लेड डाउन बाय द गवर्नमेंट। तो क्या ये ऑफिसर्स और कुछ दूसरे स्टाफ मेंबर्स को रिक्रूट करते हैं अथॉरिटी के एज पर द रूल्स एंड प्रोसीजर्स जो कि गवर्नमेंट ले डाउन करती है? येस, ये जो अथॉरिटी है ये रिस्पॉन्सिबल है सारे ऑफिसर्स एंड स्टाफ मेंबर्स को रिक्रूट और अपॉइंट करने के लिए, लेकिन इन अकॉर्डेंस विद द गवर्नमेंट रूल्स एंड द प्रोसीजर्स। ठीक है, इसके अलावा ये रिकमेंडेशन प्रोवाइड करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को कि क्या क्या चेंजेस और रिविजन्स होने चाहिए हमारी ड्रग पॉलिसी में। ठीक है, तो सेकेंड स्टेटमेंट परफेक्टली सही है। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट वाला आपका गलत था, आंसर है बी ऑप्शन, ओनली 2। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज with respect to the governor's power in the legislative process which of the following statements is are correct। जो गवर्नर की पावर है लेजिस्लेटिव प्रोसेस में, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे 2 स्टेटमेंट हैं, इनको एनालाइज करना है। द फर्स्ट स्टेटमेंट सेज द गवर्नर कैन विथहोल्ड द असेंट फॉर अ सेकेंड टाइम आफ्टर स्टेट असेंबली हैज पास्ड अ बिल फॉलोइंग इट्स इनिशियल विथहोल्डिंग। क्या जो गवर्नर है उनके पास ये पावर होती है कि वो अपना असेंट विथहोल्ड कर सकते हैं दूसरी बार, जबकि कि स्टेट असेंबली ने बिल को पास किया उनकी इनिशियल विथहोल्डिंग के बावजूद। तो यस, बिल्कुल सही है, गवर्नर जो हैं उनके पास ये पावर डेफिनेटली होती है कि वो असेंट को विथहोल्ड कर सकते हैं दूसरी बार, जबकि एक बिल पास हो चुका है अगेन बाय द असेंबली, स्पेशली अगर वो रिजर्व नहीं है फॉर द प्रेसिडेंट इनिशियली। तो ठीक है,
सेकेंड है यहाँ पे, द डिस्क्रिशन एक्सरसाइज्ड बाय द गवर्नर्स इन विथहोल्डिंग और डिलेइंग असेंट हैज़ बीन अ सब्जेक्ट ऑफ लीगल स्क्रूटनी एंड पॉलिटिकल कंटेंशन। जो डिस्क्रिशन एक्सरसाइज करते हैं गवर्नर्स इन विथहोल्डिंग और डिलेइंग द असेंट, क्या ये सब्जेक्ट है लीगल स्क्रूटनी का और पॉलिटिकल कंटेंशन का? तो यस, गवर्नर क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं किसी भी स्टेट के, और इनका एक इम्पॉर्टेंट रोल है लेजिस्लेटिव प्रोसेस में, पर्टिकुलरली बिल्स को असेंट करने में, जो कि पास करता है स्टेट लेजिस्लेचर, राइट। तो जो भी डिस्क्रिशन एक्सरसाइज करते हैं गवर्नर्स यहाँ पे कि क्या वो इसको विथहोल्ड करेंगे या असेंट को डिले करेंगे, ये सब्जेक्ट है लीगल स्क्रूटनी का और पॉलिटिकल कंटेंशन का, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट इज परफेक्टली फाइन एंड द फर्स्ट वन इज ऑल्सो परफेक्टली फाइन। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। योर आंसर हियर इज सी ऑप्शन, बोथ 1 and 2. Now question number 7 is, consider the following: potash, phosphorus and nitrogen. Which of the above is our primary nutrients that are essential for the plant growth? इसमें से कौन कौन से nutrients ज़रूरी हैं plant growth के लिए? तो पोटैश, फॉस्फोरस और नाइट्रोजन ये असल में 3 प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स हैं प्लांट की हेल्थ के लिए। इनको आप NPK के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि अगर आप इनका सिंबल लेंगे तो आप देखेंगे कि पोटैश का K होता है, फॉस्फोरस का P और नाइट्रोजन का N होता है, तो इससे NPK बन जाता है, ठीक है। क्यों ये ज़रूरी है? क्योंकि पोटैश जो है असल में ये इन्हांस करता है वाटर रिटेंशन एंड डिजीज रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टीज़ को। यहाँ पे फॉस्फोरस जो है वो प्रमोट करता है रूट के डेवलपमेंट में, और साथ ही फ्लावरिंग में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और नाइट्रोजन की बात करेंगे तो ये लीफ की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है और ओवरऑल प्लांट विगर के लिए भी ज़रूरी है, ठीक है। तो ये जो नाइट्रोजन, ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं, इनको आप फर्टिलाइजर्स की तरह यूज़ करते हैं जिससे कि क्रॉप यील्ड्स आपकी मैक्सिमाइज हो सके और यहाँ पे हेल्दी प्लांट डेवलपमेंट एंश्योर हो सके, ठीक है। विच ऑफ द अबव इज आर प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स? तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। योर आंसर इज सी ऑप्शन 1, 2 and 3, ओके। नाउ 8th क्वेश्चन इज, in the context of socio-political movements, consider the following statements regarding notable figures associated with similar agitations. आइए देखते हैं। फर्स्ट है यहाँ पे मार्टिन लूथर किंग जूनियर, इनका अचीवमेंट क्या है? ही लेड द सिविल राइट्स मूवमेंट इन साउथ अमेरिका। नो, क्योंकि मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने सिविल राइट्स मूवमेंट लीड किया था यूएस में, जहाँ पे इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया था रेशियल इक्वालिटी के लिए, ठीक है। और ये अपने रोल के लिए जाने जाते हैं इन एडवांसिंग द सिविल राइट्स, नॉन वायलेंट सिविल डिसओबीडियंस का तरीका यूज़ करते हुए बेस्ड ऑन हिज क्रिश्चियन बिलीव्स, ठीक है। तो यहाँ पे साउथ अमेरिका नहीं बल्कि यूएस होना चाहिए, गलत है ये। सेकेंड है यहाँ पे नेल्सन मैंडेला, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। येस, बिल्कुल सही है, क्योंकि नेल्सन मैंडेला एक बहुत इंपॉर्टेंट फिगर हैं एंटी अपार्थाइड मूवमेंट में इन साउथ अफ्रीका, और इसी के साथ ही फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट भी बने थे। इन्होंने अपने 27 साल प्रिजन में गुजारे हैं अपने एक्टिविज्म के लिए, और ये जाने जाते हैं एज अ सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट द रेशियल ऑपरेशन, ठीक है। तो नेल्सन मैंडेला इज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, बिल्कुल ठीक है। थर्ड इज मलाला यूसुफजई, एडवोकेट्स फॉर द गर्ल्स एजुकेशन। ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जानी जाती हैं अपनी एक्टिविज्म के लिए फॉर गर्ल्स एजुकेशन, और इसके लिए इनको तालिबान में बहुत बार टारगेट किया है इनके एफर्ट्स के लिए, लेकिन इन्होंने एक असैसिनेशन अटेम्प्ट भी सर्वाइव कर लिया था, और इसी के साथ ही यंगेस्ट एवर नोबेल प्राइज लॉरिएट भी हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल पेयर ठीक है। और लास्ट है एमेलिने पैनखुर्स्ट, फॉट फॉर वुमेन्स राइट्स टू वोट इन द यूके। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि उन्होंने फाउंड किया था वुमेन सोशल एंड पॉलिटिकल यूनियन, और ये जानी जाती हैं अपने मिलिटेंट टैक्टिक्स के लिए, जहाँ पे इन्होंने अटेंशन गेन किया टू द कॉज, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल पेयर सही है, फर्स्ट वाला छोड़ के बाकी तीनों पेयर सही थे। विच ऑफ द पेयर्स गिवन अबव इज आर करेक्ट? योर आंसर हियर इज सी ऑप्शन ओनली 3, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ गुलेन-बैरे सिंड्रोम। इस सिंड्रोम के बारे में यहाँ पे 3 बातें हैं, आइए देखते हैं। फर्स्ट है, इट्स अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर इन विच द बॉडीज इम्यून सिस्टम अटैक्स द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्या ये एक तरीके का न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जहाँ पे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को अटैक करता है? येस, बिल्कुल सही है, ये एक तरह का न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जहाँ पे जो आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को अटैक करता है। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है? बेसिकली पार्ट होता है नर्वस सिस्टम का, लेकिन आउटसाइड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, और ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर कंट्रोलिंग योर मसल मूवमेंट, पेन सिग्नल्स एंड टेम्परेचर एंड टच सेंसेशन, ठीक है। तो फर्स्ट बिल्कुल सही है। सेकेंड है, इट कैन अकर एट एनी एज बट इट मोस्ट कॉमनली अफेक्ट्स द पीपल बिटवीन 30 and 50 ईयर्स। ये भी एक तरह का AIDP है, और ये किसी भी उम्र के इंसान में हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर ये अफेक्ट करता है ऐसे लोगों को जो 30 to 50 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप में आते हैं, ठीक है। और थर्ड है, गुलेन-बेरे सिंड्रोम विच हैज़ नो क्योर इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया लाइक सैल्मोनेला। क्या ये कॉज होता है बिकॉज ऑफ बैक्टीरिया लाइक सैल्मोनेला, और इसका कोई क्योर अब तक नहीं
पाया गया है। देखिए जो एग्जैक्ट रीज़न है इस डिजीज़ का वो अभी भी अनक्लियर है, लेकिन ऐसा माना गया है कि ये होता है बिकॉज ऑफ अ वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ठीक है, सिर्फ बैक्टीरिया की वजह से नहीं बल्कि ये एक वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है मे बी, या किसी को अगर वैक्सीनेशन हुआ है, वैक्सीन लगी है या उसकी मेजर सर्जरी हुई है तो उसके बाद भी ये चीज़ हो सकती है। ठीक है, तो ऐसा कहना कि ये सिर्फ एक बैक्टीरिया की वजह से होता है ये कहना गलत होगा, और यस इसका कोई भी क्योर फिलहाल नहीं अवेलेबल है। ठीक है, तो थर्ड आपका गलत है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ बैक्टीरिया की बात हो रही है स्पेसिफिक सैल्मोनेला की, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी दोनों बिल्कुल सही थे। विच ऑफ द अबव इज आर क्लासिफाइड एज न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, यानी इसमें से कौन कौन सी बातें सही हैं, तो करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन ओनली 2। ओके, now the last question is with respect to the Indian Ocean Dipole, which of the following observations are correct? Indian Ocean Dipole के बारे में दो स्टेटमेंट है, आइए देखते हैं। फर्स्ट है Indian Ocean Dipole is characterized by a difference in the sea surface temperature between the tropical Western Indian Ocean and the tropical Eastern Pacific Ocean। ये गलत है क्योंकि इंडियन ओशन डाइपोल असल में कैरेक्टराइज होता है बिकॉज ऑफ अ डिफरेंस इन द सी सरफेस टेम्परेचर। कौन कौन से दो ओशंस के बीच में? ट्रॉपिकल वेस्टर्न इंडियन ओशन, ये तो बिल्कुल सही था, एंड द ट्रॉपिकल ईस्टर्न इंडियन ओशन जो कि इंडोनेशिया के पास है, ना कि ट्रॉपिकल ईस्टर्न पैसिफिक ओशन। ठीक है, और जब वेस्टर्न इंडियन ओशन वार्मर होती है आपके ईस्टर्न इंडियन ओशन से तो इट इज़ नोन एज पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल, और जब ईस्टर्न इंडियन ओशन आपका ज़्यादा गर्म होता है वेस्टर्न से तो इट इज़ नोन एज नेगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल। ठीक है, तो यहाँ पे पैसिफिक ओशन की बात नहीं हो रही है क्योंकि इंडियन ओशन डाइपोल नाम से ही आप देख सकते हैं कि इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन the sea surface temperature of the western Indian Ocean and the tropical eastern Indian Ocean, not Pacific Ocean। ये आपका गलत है। सेकेंड है the Indian Ocean dipole can influence the impact of El Nino on the Indian monsoon। क्या इसका इम्पैक्ट होता है El Nino के ऊपर on the Indian monsoon? Yes, Indian Ocean dipole can definitely influence the impact of El Nino on the Indian monsoon, क्योंकि अगर आपका पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल है यानी कि वार्मर वेस्टर्न इंडियन ओशन है तो ये असल में एल न्यूनो के निगेटिव इफेक्ट्स को रिड्यूस करता है जिससे कि बेटर मानसून आ जाता है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे निगेटिव आईओडी है, निगेटिव आईओडी क्या था, मैंने आपको क्या बताया कि जब ईस्टर्न इंडियन ओशन वार्मर हो जाता है जिसको हम नेगेटिव आईओडी बोलते हैं तो उसकी वजह से एल नीनो के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, वो और वर्स हो जाता है और इससे जो आपका मानसून आने वाला होता है वो फर्दर वीकन हो जाता है। ठीक है, तो डेफिनेटली इट इन्फ्लुएंस द इम्पैक्ट ऑफ एल नीनो ऑन द इंडियन मानसून। ठीक है, तो फर्स्ट वाला आपका गलत है, सेकंड सही है। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, योर आंसर हियर इज बी ऑप्शन ओनली 2। यहाँ पे मैं फिर से आपको एक बार बता दे रही हूँ ताकि अच्छे तरीके से याद हो जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ट्रॉपिकल वेस्टर्न इंडियन ओशन एंड ट्रॉपिकल ईस्टर्न इंडियन ओशन। ठीक है, और यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि अगर वेस्टर्न इंडियन ओशन आपका ज़्यादा गर्म है ईस्टर्न इंडियन ओशन से तो इसको आप पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल बोलेंगे, और अगर पॉजिटिव आईओडी होता है तो उसकी वजह से जो एल नीनो के नेगेटिव इफेक्ट्स हैं वो रिड्यूस होते हैं, इससे बेटर मानसून आता है। ठीक है, और सेकंड चीज़ मैंने आपको क्या बताई कि अगर इन केस ईस्टर्न इंडियन ओशन वार्मर है वेस्टर्न से तो फिर इसको आप नेगेटिव आईओडी बोलेंगे और ये एल नीनो के इम्पैक्ट को और बुरा बनाते हैं जिससे कि आपका जो मानसून है वो वीक होने लगता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। यहाँ पे करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन ओनली 2। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज सेशन। आई होप यू हैव लाइक्ड इट। आपको ये लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं और इसके अलावा आपको ये कितनी हेल्प कर रहे हैं आपके एग्जाम में, आप कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आपका कोई भी फीडबैक है या कोई आप सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं कमेंट्स में, हमारी टीम उसको रिव्यू करेगी और अगर हमें ज़रूरी लगा तो हम उसको डेफिनेटली इम्प्लीमेंट करने की भी कोशिश करेंगे। तो वापस से कल हम मिलते हैं इस सीरीज़ में अगले लेसन के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK Today। With this, Minu Zahadsana signing off.